90.4 ज्योतिवाणी सुन रहे हैं आप मनीषा के साथ। और दोस्तों, आज के शो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कभी आपने गुलाब के फूल को अपनी बुक में रखा है? जरूर रखा होगा। जब वो फूल सूख जाता है, उसके बाद भी उन पन्नों पर गुलाब की खुशबू सदा रहती है। ऐसे ही खुद को भी बनाइए, अपना इम्प्रेशन हर जगह छोड़िए, हमेशा खुशबू फैलाते रहिए। इसी प्यारे से थॉट के साथ शुरू करते हैं हमारा आज का सफर। और आइए सुनते हैं व्याकुल की आवाज में ये दिलखुश नगमा। उसका होश मैं हूँ से हूँ सी का रहने दे, मैं तो प्यासा हूँ है दरिया वो जीने का मेरे। मुझे घर दे, गली दे, शहर दे उसी के नाम के। कदम ये चले या रुके अब उसी के वास्ते। दिल मुझे दे अगर दर्द दे उसका, पर उसकी हो वो हंसी गूंजे जो मेरा घर। ऐ खुदा जब बना उसका ही बना। ऐ खुदा जब बना उसका ही बना। तू है वही दिल ने जिसे अपना कहा, तू है जहां मैं हूं वहां। अब तो ये जीना तेरे बिन है सजा। हो मिल जाए इस तरह दो लहरें जिस तरह, मिल जाए इस तरह दो लहरें जिस तरह, फिर हो ना जुदा ये वादा रहा। तू है वही दिल ने जिसे अपना कहा, तू है जहां मैं हूं वहां। अब तो ये जीना तेरे बिन है सजा। मिल जाए इस तरह दो लहरें जिस तरह, मिल जाए इस तरह दो लहरें जिस तरह, फिर हो ना जुदा ये वादा रहा। तू है वही दिल ने जिसे अपना कहा। 90.4 FM ज्योतिवाणी सुन रहे हैं आप मनीषा के साथ। और दोस्तों, आज हमारे साथ लाइन पर है समाज सेविका राखी शुक्ला जी। राखी जी समाज सेविका के साथ साथ 18 वर्षों से बतौर शिक्षिका काम कर रही हैं। साथ ही हमने आपको न्यूज चैनल्स में एज अ एंकर देखा है, आकाशवाणी पर भी हमने आपके शो सुने हैं। राखी जी, हमारे शो में आपका बहुत बहुत अभिनंदन है। शुक्रिया मनीषा, शुक्रिया, थैंक यू। और सभी लिसनर्स को भी हाय, हेलो, हाउ आर यू। राखी जी, आपसे बात करके मैं सच कहूँ मुझे बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि मैंने आपको साक्षात देखा है और आज मैं आपका साक्षात्कार कर रही हूँ, तो मुझे अपने आप में बहुत खुशी महसूस हो रही है। और मुझे भी मनीषा, तुम्हारे साथ जो मैंने टाइम स्पेंड किया और आज वापस हम मिले हैं, तो रियली ग्रेट टू सी यू। थैंक यू। चलिए हम शो में आज बात करते हैं एज अ सोशल वर्कर किस तरह आप अपना काम कर रहे हैं। रक्षा जीवन सोसाइटी की शुरुआत आपने कैसे की, कब की, और ये थॉट आया कहाँ से? बिल्कुल मनीषा, रक्षा जीवन सोसाइटी जैसा कि नाम ही रक्षा है, यानी कि मानव मात्र की
रक्षा करना। और ये सोसाइटी का मेरे माइंड में आया। एक्चुअली मेरा रोटी बैंक भी चलता है। पिछले 4 सालों से मैं रोटी बैंक के लिए कार्य कर रही हूँ। रोटी बैंक क्या है ये आपको सबसे पहले बताना चाहती हूँ। आपने कई बैंक के नाम तो सुने हैं, पिग्गी बैंक है, मनी बैंक है, जैसे बैंक तो सब जानते हैं, लेकिन रोटी बैंक क्या है कॉन्सेप्ट, तो ये सबसे पहले मैं बताना चाहूंगी। रोटी बैंक है उन गरीब लोगों के लिए, उन बच्चों के लिए, उन तक के लिए जो अनाथ हैं, उन तक खाना नहीं पहुंच पाता है, जो गरीबी से त्रस्त हैं, भिक्षावृत्ति की ओर बढ़ रहे हैं, तो उन लोगों को खाना पहुंचाना, यानी कि कोई भी भूखा नहीं सोए। इसका मोटो यही है कि कोई भी बच्चा, कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं सोए, चाहे वो कोई भी हो। तो ये रोटी बैंक खाना पहुंचाता है वहां तक, ताकि वो आराम की नींद सो सके, वो भूखा नहीं सोए। क्या बात है। तो ये जो काम है वो आप रूरल एरियाज में करें या स्लम एरियाज में भी करें? क्योंकि हम देखते हैं कि रोड साइड में भी लोग हैं जो रह रहे हैं, साथ ही कच्ची बस्तियों में लोग रह रहे हैं, तो कैसे रीच, कहाँ तक रीच है आपकी? जी, अभी शुरुआत मैंने मनीषा अपने आसपास के जो स्लम एरिया है, यहाँ जयपुर के स्लम एरिया जहाँ मैं सी स्कीम में रहती हूँ, और अपने आसपास जब मैंने कठपुतली नगर है, बाइस गोदाम है, कच्ची बस्तियां, बाइस गोदाम के नीचे जो आप देखते हैं वहाँ बहुत बड़ी कच्ची बस्ती है, बहुत लोग हैं, बहुत वर्कर्स भी हैं, और इसके अलावा ऐसे लोग हैं जो बंजारा होते हैं, इसके अलावा दूसरे वो भी लोग हैं जो शेल्टर में अपना वैसे ही घर बना के, कुछ के छत है कुछ के नहीं है, और वो लोग वहाँ रहते हैं। उनमें से अधिकतर ऐसे भी हैं जो बिल्कुल भी कुछ नहीं कर रहे हैं। उन बच्चों के शरीर पर एक वस्त्र तक नहीं होता है, छोटे छोटे से नन्हे मुन्ने बच्चे, और उनके पेरेंट्स भी न तो उनको कहीं काम करने का अवसर, गरीबी का आलम कि क्या बताऊं। मैं जब उन स्लम एरिया में जाती हूँ ना, तो मुझे एकदम ऐसा लगता है कि ये क्या हमारा ही हिंदुस्तान है। और हम जब उनको देखते लगता है ईश्वर आपने हमें बहुत कुछ दिया है, और शायद आप ही ने हमें यहाँ भेजा है इन बच्चों के लिए, इन लोगों के लिए सहायता करने के लिए, वरना हम किस काबिल है, हम तो कुछ भी नहीं है, लेकिन शायद आप ही हमें यहाँ इन तक पहुंचा रहे हो, और उनकी जो पिपासा है, उनकी भूख को तृप्त करने के लिए हमें भेज रहे हो। और जब उन बच्चों के पास जाती हूँ मनीषा, यू कांट बिलीव, शुरुआत जब हुई थी तब मेरे पास ये होता था कि जैसे मैं गई और मुझे पता नहीं चलता था, मेरा खाना एक बॉक्स होता है रोटी बैंक का हमारा, और उसकी जैसे आपने शुरुआत की बात की थी, तो मैंने अपने एरिया से, कृष्णा मार्ग से शुरुआत की थी। हॉस्पिटल के बाहर हमने एक अपने मोहल्ले से ही, अपनी कॉलोनी से ही आपस में डिसाइड किया कि हम अपने अपने घर से 4 चपाती और सब्जी और कुछ भी अपन इसके साथ पैक करके, रैप करके एक बॉक्स बनाया था मैंने, कार्टून, और उस पे रोटी बैंक का बैनर लगा दिया, और उसमें वहां हॉस्पिटल के वहां पर लोग आके रख देते थे खाना। ओके, और फिर उस बॉक्स को हम गर्म खाना, लेकिन ठंडा बिल्कुल भी नहीं, और उसे ले जाकर हम लोगों तक बांटते थे। ठीक है, अब इसकी शुरुआत तो बहुत अच्छी सी हुई, सब कुछ लोगों ने काफी खाने की शुरुआत की, अपने घर से देना शुरू किया, सब कुछ मैं लोगों तक पहुंचाने लगी। स्लम एरिया में मैं खुद जाती थी, ये नहीं कि किसी को पकड़ा दिया तुम दिया, नहीं। और उस एरिया में मैं जब जाती थी, यू कांट बिलीव, वो बच्चे मेरे इस तरह से, शुरू में तो उनको लगा कि क्या पता नहीं क्या है, लेकिन जब मैं उनको देने गई तो 2-3 बार तो ये हुआ कि मुझे पता नहीं चला कि खाना कब आया और कहाँ चला गया, खाली हो गया, बॉक्स लेकर भागे और मैं उनके पीछे भाग गई, अरे ये तो दे दो मेरा बॉक्स। तो ये चीज को ना थोड़ा हम और डिटेल में जानना चाहेंगे, किस तरीके से एक चेन डेवलप करी, ये खाना जितना भी आप लेके जाते हैं, सर्व करते हैं, वो खाना कहाँ बनता है, कौन लोग आपको ये देते हैं, कैसे उसको स्टोर करके आप आगे लेके जाती हैं? जी जी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमने एक बॉक्स रखा था हॉस्पिटल के वहां बाहर ही, एक साइड में, जैसे कि निर्मला डॉक्टर हॉस्पिटल है, उनका एक कैंटीन है, वहां पर हम बॉक्स रख देते थे। अपने वहीं के एरिया के आसपास के लोग खाना रख के जाते थे। लेकिन मनीषा कुछ समय तक तो चला इस तरह से, लेकिन वही है, एक लगातार कंटिन्यू बने रहना बड़ा मुश्किल होने लग गया था। फिर मैंने अपना ही एक, पहले तो घर से मैं खुद बनाती थी इतना सारा खाना, क्योंकि अब घर में आप बनाओ तो कितना 3 घंटे लग जाते थे मेरे को बनाते बनाते, और इतने सारी करीबन
100 चपाती तक बनाने लग गई थी मैं। और फिर बहुत टाइम लगने लग गया, मुझे लगा ये मेरे बस के बाहर है, इतना तक तो चल जाएगा लेकिन इससे कैसे होगा, बहुत लोग हैं। तो मैंने एक खाने वाले को रखा और कहा भैया अपना ये खाना बनेगा और मुझे ये पैकेट्स चाहिए और इसको हम वहां देकर आएंगे। तो इस तरह से मैंने एक खाने वाले को रेडी रखा और उसके बाद अधिकतर कभी कभी हॉस्पिटल वाली जो डॉक्टर है वो निर्मला, वो भी काफी हेल्प कर देती थी। हम दोनों इस तरह कंटिन्यू करते रहे। फिर और खाना वहां पर लगातार बढ़ता गया, हर एरिया में जाने लग गए। और कई बार ये आलम होता था कि मुझे अकेले जाना है। अब क्योंकि मैं जॉब करती, एक साथ 4-5 जॉब होते थे और जाऊं तो कैसे जाऊं, क्योंकि कई बार घर पे वो गाड़ी आज नहीं है, कोई और ले गया, तो मैं कैब करके अकेली ही निकल जाती थी। अब उस दौरान होता था क्या, क्योंकि वहाँ स्थिति कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल होता था, क्योंकि वो वेल एजुकेटेड तो होते नहीं है। उनको छीनना, झपटना, झूठ बोलना, चोरी करना, वो आदतें पड़ी हुई उन बच्चों की, यू कांट बिलीव। वो बच्चे मेरे से क्या बार बार, और जैसे मैं बैठाती नहीं सुनते और मेरे से छीना चपटी करके कई बार मेरे साथ, मतलब ये होता था कि मेरे कपड़े की हो गए, ये हो गया, हर तरह से उन्होंने मुझे। लेकिन बाद में धीरे धीरे करते करते वो सब मैं हंस के और मुस्कुरा के उनको समझाती थी। और एक टाइम ऐसा आ गया कुछ समय बाद कि वो बच्चे इतना वेल मतलब डिसिप्लिन में आने लग गए। मैंने कहा बेटा देखो मैं आना छोड़ दूंगी, हर ये जहां जहां मैं आ रही हूँ आप लोगों के पास, आपको अच्छा लगता है ना? बोले हाँ। और वो मुझे देखते गले लगते थे, और दीदी आ गई, सारे भाग भाग के आने लगते, एक दूसरे को बुलाते थे, और दीदी आ गई, रोटी दी वाली, रोटी बैंक वाली दीदी आ गई। और फिर उनको बड़ा प्यार से मैंने समझाया और सिबलिंग धीरे धीरे वो बनने लग गए। और फिर उनको एक जगह बैठा देती थी मैं और अच्छे से जाते थे, 1 by 1 सबको दिया जाता था। और बहुत अच्छे से धीरे धीरे उनमें सब समझदारी आने लग गई और उनको पता है कि दीदी को परेशान नहीं करना है। इवन कोई तो उसमें लीडरशिप भी करने लग गए थे कुछ बच्चे, तो 14-15 ईयर्स के, दीदी आप चिंता नहीं करो। तो इस तरह से सारे सब लोगों को अच्छा लगने लग गया और उन्हें भी इंतजार रहता, और कपड़े भी देती, उनको खाना भी देती थी, और साथ में उनको पढ़ाने के लिए सबसे ज्यादा मेरा मोटो यही था कि इनको खाना देना तो ठीक है, लेकिन उन बच्चों को मैंने ये बातें सिखाई कि बेटा जिंदगी में ये आपका जो समय अभी है ना, ये हमेशा नहीं रहने वाला है। आप इस अवस्था में, गरीबी की अवस्था में हमेशा नहीं रह सकते हो। आपको चेंज होना है ना। बोलते हाँ दीदी होना है। तो क्या करोगे आप? सबसे पहले तो आप भीख नहीं मांगोगे, प्रॉमिस करो मुझसे। तो बच्चे कहते यस मैम, नहीं बिल्कुल नहीं दीदी। अब हाँ, इनका भीख मांगना गलत है ना बेटा, देखो हम आपके पास आ रहे हैं, हम आपको हर तरह से हेल्प करेंगे, आप फिर तो नहीं जाओगे? बोले नहीं दीदी नहीं जाएंगे। फिर एक दूसरी बात, झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करना। होता क्या था कि मेरे से खाना वो 2-2, 3-3 पैकेट छुपा लेते थे। एक लिया, कहते नहीं मिला, फिर पीछे कर लेते, इधर कपड़ों में छुपा लेते, कोई देख करके इधर छुपा लेता था। मतलब ये हाल होता था। और या फिर इधर उधर मतलब पेरेंट्स को दियाते थे, वापस आके खड़े हो जाते थे। तो मैंने उनको समझाया कि बेटा देखो झूठ बोलना पाप होता है, देखो ईश्वर है ना, ईश्वर देखता है, फिर आपको पनिश करेगा, ऐसे नहीं करना। उनको थोड़ा सा वैसे समझाती थी। फिर उनको फिर ABCD सिखाना, उनको एजुकेशन से रिलेटेड उनको चार्ट दिए मैंने सब बच्चों को, कलर्स, पेन, पेपर्स, हर तरह से उन बच्चों को धीरे धीरे उनको डिसिप्लिन में लाना सिखाया मैंने। और उसके पेरेंट्स को, उनकी जो यंग गर्ल्स थी उनको भी मैंने काफी, जैसे पैड्स होते वो भी दिए मैंने उनको कि बेटा ये कपड़ों का यूज नहीं करना होता है, बीमार हो जाते हैं, गंदगी से नहीं रहना, आसपास आप कितनी गंदगी में रहते हो नहीं रहना। तो वो सारी चीजें उनको धीरे धीरे सिस्टेमेटिक सब कुछ होने लग गया था मनीषा। लेकिन मुझे बहुत खुशी होने लग गई थी कि शायद मैं जो कर रही हूँ वो सही स्टेप में जा रहे हैं मेरे बच्चे और काफी संभल रहे हैं। और धीरे धीरे उनमें बदलाव आया, बच्चे स्कूल जा रहे थे और रेगुलर जाने लग गए थे। वैसे कहते कि हाँ आज स्कूल में जाते हैं, लेकिन कब जाते क्या जाते उनका कोई सिस्टम नहीं था। वो नाम के स्कूल में होते हैं एडमिशन, बाकी ये रियल में भिक्षा वृत्ति की ओर प्रवृत्ति हो रहे थे और ये कहीं गलत रास्ते पर थे। यू कांट बिलीव, उनको धीरे धीरे सुधारा और उनसे मैंने बोला
कि आप अपने पेरेंट्स जो मम्मी पापा हैं आपके, जैसे जो ड्रिंक करते हैं, नशा करते हैं, उनको भी आप नहीं करने दोगे। ये आप मुझसे संकल्प प्रॉमिस करो और संकल्प दिलवाओ अपने पेरेंट्स का भी कि वे नशा नहीं करे। तो इस तरह से धीरे धीरे उनका चेंज हुआ। ये बलून्स जो स्टेचू सर्किल के इधर ये बलून्स वाले बच्चे, ये कचरा बिनने वाले जगतपुरा के इधर के जो है ये बस्तियां वहां पर, इन सब को इतना धीरे धीरे परिवर्तन लाने का प्रयास किया था। 3 इयर्स काफी बदलाव आने लग गए थे, लेकिन एक झटके में इस कोविड-19 ने बहुत कुछ हमसे दूर कर दिया। उन बच्चों से जो हमारा अट्रैक्शन था, जो मिलना था, चाहे हम खाना भिजवा रहे हैं, जाती हूँ मैं, लेकिन अभी मेरा जाना थोड़ा सा ये हो जाता है कि वहां तक मुझे अभी भी पुलिस की ओर से थोड़ा ये रहता है ना। मेरे साथ पुलिस चलती थी अभी इन दिनों में कोविड-19 में, और वहां जाकर मेरा संपर्क बना रहा और बना रहेगा। क्यों? क्योंकि ये रोटी बैंक है, काम का नहीं है, और इसमें काम होगा और इन्हीं में से बच्चे कुछ हीरे भी बन के निकलेंगे। क्या बात है, बहुत ही अच्छा थॉट है। कोविड-19 का अभी आपने जिक्र करा, तो हम ये जानते हैं कि कोविड-19 में लॉकडाउन के दौरान बहुत खतरनाक था किसी का भी घर से बाहर निकलना। जी। लेकिन ऐसे में आपने खुद की परवाह बिल्कुल नहीं की और बस समाज के बारे में सोचा और निकल पड़ी फील्ड में लोगों की मदद करने के लिए। कितना मुश्किल था, कितना चैलेंजिंग था, कैसे आपने चीजों को ऑर्गेनाइज किया, उसके बारे में बताइए। बिल्कुल मनीषा, मेरे लिए बिल्कुल चैलेंजिंग नहीं रहा था उस समय, क्योंकि जोश जब जहां होता है ना, जुनून जहां होता है, तो सारी चुनौतियां एक तरफ हो जाती है। क्या बात? अपने पथ पर निरंतर अग्रसर रहते हो। तो मेरा जो रोटी बैंक जिस समय जरूरत थी उन बच्चों को, उस दौरान उनके पास कुछ भी नहीं था कि वो क्या खाएं। जी। तो उस समय तो उनको मेरी जरूरत है, तो उनको मैं कैसे छोड़ सकती हूँ? एक माँ अपने बच्चों को अपने भूखा छोड़ सकती है क्या? तो मेरे लिए तो मैं उनकी दीदी थी, एक तरह से उनको एक खाना खिलाने के हिसाब से मेरा जो एक मोटो था कि उन बच्चों को खाना तो जाना ही चाहिए। हाउएवर तो वो जो स्लम एरिया थे वो जो वैसे चिन्हित करवाए मैंने, और थाना में पता ही है उनको शुगर थाना और इस साइड की इधर ये मैडम काम करती है, वहां मैंने अपना रजिस्टर्ड तो ऑलरेडी थे, लेकिन जैसे एक पास बनना जो एक नियम होते हैं, तो नियम के अनुसार मैंने अपना पास वास बनाया अपनी फैमिली के सभी मेंबर्स जो थे उसके साथ, क्योंकि और अभी मैं अपनी संस्था से जुड़े हुए लोगों को तो ले जा सकती नहीं थी, क्योंकि सबका निकलना, सबका पास बनना बड़ा मुश्किल था। इस दौरान एक अकेली मेरी भूमिका बनती और मेरा फर्ज था, तो उस फर्ज से मैं पीछे नहीं हट सकती थी। तो राखी जी, ये मतलब एक समय की मील आप प्रोवाइड कर रहे थे लोगों के लिए, या फिर कच्चा राशन प्रोवाइड कर रहे थे? क्या क्या चीजें प्रोवाइड की जा रही थी? जी, पहले तो खाना ही, जैसे स्टार्टिंग रोटी बैंक का मकसद ही है खाना बना हुआ पैक, तो खाना ही हम भिजवा रहे थे। लेकिन फिर तो ये था कि सबको इतना पॉपुलर हो गए थे ये स्लम एरिया मेरे, ये सबको पता है कि ये हाँ इस जगह तो होता है, क्योंकि हर समय पता है लाइव भी चलता था। क्यों लाइव का मेरा मतलब यही मोटो होता था। मैं मतलब ये तो कोविड-19 का दौर अभी आया है, लोग खाने के लिए अभी जैसे निकले हैं ज्यादा से ज्यादा, मतलब पहले भी जाते थे, मैं ये नहीं कह सकती, समाज सेवी जो भी काम कर रहे थे, लेकिन उस दौरान लोगों को काफी पता था कि इस जगह तो ये चिन्हित तो जगह राखी जाती ही है और यहाँ वाकई जरूरत है। तो लोगों ने वहाँ 3-3 4 और वहां जा जाके देकर आ जाते थे। बड़ा अच्छा लगता था कि ऑलरेडी वो वेल सेटिस्फाइड थे अपने खाने वाने को लेकर, और गवर्नमेंट की ओर से, प्रशासन की ओर से भी वहाँ पूरा खाना जाने लग रहा था। और उसमें प्रशासन का मेरा खुद का उसमें मैं अपना नाम दर्ज करा रखा था कि हम लोगों का खाना इस एरिया में हमारी तरफ से जाएगा। जी, क्या तो इस थ्रू अब होता क्या था कि उस समय पुलिस का सहयोग भी लेना जरूरी होता था, क्योंकि आप अकेले नहीं जा सकते, समाज सेवी ये है। तो यहाँ आप बिलीव नहीं करोगे, 2 पुलिसकर्मी हमेशा मेरे साथ रहते थे, और वो लोग, और जब मैं जैसे कि सपोज अरे मैडम आप हमें भेज दो खाना, हम दे देंगे, पुलिस मतलब इतना सैल्यूट थे पुलिस था। और उन्होंने काफी काम किया और उनको मैं खुद देख के आ जाती थी, वो खुद बांटते थे अपने हाथों से। उस जिस एरिया में मैं नहीं जा पाती थी उधर से वो लोग पुलिसकर्मी बांट देते थे। तो मैंने हर तरफ से सही राखी जी, हमने कोविड-19 के दौरान देखा कि पुलिस एक अलग ही भूमिका में हमें नजर आई।
डेफिनेटली अपन अभी तक तो एक नेगेटिव जो लोगों के जहन में थी चीज, और वो एक पॉजिटिव आई है, और नो डाउट उन्होंने अपनी जान की परवाह किए बगैर उन्होंने अपना पूरा फर्ज निभाया, और अपने परिवार से वे खुद दूर रहे, इवन डॉक्टर्स हो या पुलिसकर्मी। सैल्यूट यू कोरोना फाइटर्स। बिल्कुल। इन लोगों के अलावा, मतलब पुलिस वालों ने तो आपकी मदद करी ही, इसके अलावा और किन किन लोगों ने इस काम में आपका सहयोग दिया? इसमें सबसे बड़ा सहयोग अगर मैं मानूंगी तो कहते हैं ना कि परिवार का अगर साथ नहीं होता, आप कहीं रास्ते बड़े डगमगा जाते हैं, जो आप करना चाहते हैं मंजिल तक पहुंचना मुश्किल होता है। लेकिन ऐसे में मेरा सफर तय किया, मेरे परिवार वालों ने मुझे हर समय साथ दिया। और कोविड-19 पर आप बिलीव नहीं करोगे, हस्बैंड की तबीयत कुछ समय पहले ठीक नहीं थी, लेकिन फिर भी वो मुझे मेरे साथ लेकर चलते थे। लेकिन मेरा ये होता था कि ये नहीं, आपको गाड़ी से बाहर बिल्कुल नहीं निकलना है, मैं निकलूंगी, जैसे कि मुझे कुछ नहीं होने वाला है, आप अपना सुरक्षित रहिए। मेरे हस्बैंड की बहुत मुश्किलें आई होंगी इस दौरान राखी जी। फील्ड में काम करना इतना आसान नहीं होता, तमाम मुश्किलें आती हैं। बिल्कुल बिल्कुल, कई चुनौतियों से भरा होता है। आप घर से बाहर निकलो तो घर वालों की निगाह ऐसी रहती, शायद अरे से निकल के आ रही, कल से इसको कुछ हो गया तो हमारे सबको कोरोना करेगी कर सकती है। आज भी कईयों के निगाहों में एक तरह से सवाल होते हैं। आप वर्किंग हो, हर जगह लगता है ये तो वहां जाके भी आती है, तो अंदर से सबको डाउट होता है। लेकिन मेरा मानना है कि क्यों, अगर हम सभी इस तरह से अपने आप को बचाकर बैठ गए, तो जो आज हम समाज सेवी कहलाते हैं, किसका नाम की दिखावा करने के लिए हम समाज के क्षेत्र में उतरे नहीं है। समाज सेवा के क्षेत्र में एक सच्चे दिल से समाज सेवी वही होता है जो अपनी जान की परवाह किए बगैर इन लोगों के लिए कार्य करे। बिल्कुल। राखी जी, फील्ड में किस तरीके के प्रिकॉशंस लेके आप बाहर निकले, क्योंकि कोविड का संक्रमण था? बिल्कुल, हाँ, दैट टाइम यही था कि अपने में ग्लव्स पहन के रहती थी, हैंड ग्लव्स होते थे, और मास्क, सैनिटाइजर, इनको तो अपने एक हथियार ही समझ लीजिए इसके। और दूरी बनाने की जब बात आती है तो हाँ, 2 गज की दूरी की जो बात होती थी, हमारे प्रधानमंत्री जी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जैसे कि कहा ही था, पहले से ही सबको हिदायत दे रखी थी, तो वो सारी एडवाइजरी के थ्रू हम कंटिन्यू रहे। और हाँ, हमने वो सारी जो एडवाइजरी थी उनका पालन करते हुए और सोशल डिस्टेंसिंग बनाए हुए रखने के लिए, इसीलिए हमारे साथ में मैंने बताया ना कि हमारे पुलिसकर्मी हमारे साथ होते थे और वो इसमें हमारी पूरी मदद करते थे। दूर से देना, क्योंकि इन्फेक्शन होने का बड़ा डर लगता है कि आप एकदम पास में आकर हाथों से हैंड टू हैंड आप कर रहे हैं, दे रहे हैं। तो मैं क्या करती थी, पर्टिकुलर एक प्लेस पर, वहां पर मैंने रख दिया है, वो अपने वहां से उठाते थे 1 बाय 1 और इतना डिस्टेंस रखवा के लाइन बनवाकर उनको इस तरह से दिया जाता था। तो सोशल डिस्टेंसिंग भी हो जाती थी और प्रिकॉशन भी हो जाता था। ये है। अच्छा, राखी जी, क्या चीज आपको इंस्पायर करती है सोशल वर्क करने के लिए? मुझे इंस्पायर क्या करती है, मुझे तो लगता है कि इस दुनिया में मैं जितना हो सके, जितना कोई भी दुखी नहीं हो और मैं सबको बहुत सारा सब कुछ दे सकूं। और जब बच्चों के चेहरे पर एक स्माइल आती थी वो तो मुझे और भी इंस्पायर करती थी काम करने के लिए। उन बच्चों की मदर जब दुआएं देती थी, जो बुजुर्ग महिलाएं हैं वहां पर जो रहती थी, जो उनकी दुआएं मिलती थी, मुझे लगता था कि अरे वाह, जो खुशी मुझे मिलती थी उससे और मैं इंस्पायर होती थी। मुझे लगता था कि यस, मुझे और करना है इन लोगों के लिए। एक बात बताइए, आप राजस्थान के प्रतापगढ़ से बिलोंग करती हैं। छोटी सी जगह है प्रतापगढ़ राजस्थान की। बहुत छोटा, अब तो बड़ा हो गया, लेकिन तो बहुत छोटा ही था। और उस समय तो जिला भी नहीं था, चित्तौड़गढ़ जिला था जब बहुत, मैं शादी से पहले की अगर बात करूं तो जगह से निकल के आप जयपुर में आई, अपने आप को प्रतिष्ठित किया, ऊंचाइयों को छुआ। कितना मुश्किल सफर था ये, क्या सफर था ये, इस जर्नी के बारे में हमें कुछ बताइए। ये बहुत ही आपका सवाल इंटरेस्टिंग भी है और बहुत ज्यादा पेचीदा भी कह सकते हैं क्योंकि एक हर व्यक्ति के अंदर एक सपना होता है
छुपा हुआ कि कुछ करना है जिंदगी में। और वो ही सपना लिए एक छोटी सी राखी बचपन में जब अपने घर में देखती थी, किराएदार जो एक आती थी, लेक्चरर थी, और जब छोटी सी थी तो मुझे लगता था कि मुझे बहुत कुछ करना है। अंदर का एक टैलेंट था मेरे अंदर। और घर में थोड़ा सा ये होता था क्योंकि छोटा एरिया है तो वहां पे मुझे करने नहीं दिया जाता था। कभी स्टेज पे मुझे स्कूल में चढ़ने नहीं दिया। घर में से ये हिदायत होती थी ब्रदर की, नहीं कुछ नहीं करेगी, स्टेज पे नहीं जाएगी, ये नहीं करेगी, वो नहीं करेगी, कॉलेज में वहां नहीं जाएगी, कोई कैंटीन नहीं जाएगी। बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस थे, बहुत इंस्ट्रक्शन, बहुत कंट्रोल था। लड़की है, बाहर नहीं निकलना, बाहर नहीं खड़े होना, बाहर ये नहीं, बहुत सारी चीजें थी। छोटा एरिया था ना, और उसके अंदर एक छोटा सा आर्टिस्ट राखी के अंदर तो था ना, वो भरा हुआ था कि मुझे तो बड़े होके आर्टिस्ट बनना है, फिल्म एक्ट्रेस बनना है या फिर लेक्चरर बनना है, यू नो। तो वो सपना लिए और कम उम्र में शादी हो गई थी, 19 इयर्स में। कारण इसका यही था कि मेरे पिता जो थे वो मुझे 14 इयर्स में छोड़कर चले गए थे, और मदर भी शादी के 1 साल बाद ही। तो सोचिए एक 20 साल की लड़की के साथ जब पेरेंट्स चले जाते हैं तो बहुत सारी वो जिंदगी आपको अकेला महसूस करती है ना। तो वो सपने लिए बस जैसे शादी हो गई, ठीक है करना, वो होता था ना कि लड़की की बड़ी जल्दी करो, शादी बड़ी हो गई है ये। और मदर की भी तबीयत खराब रहती थी, उनके भी वॉल्स खराब थे, तो उसका भी डॉक्टर ने ऐसे बोल रखा था कि कभी भी कुछ। तो बहुत सारी वो चीजें थी। ठीक है, वो उनकी जिम्मेदारी उनको निभानी थी, और मेरी किस्मत ये थी कि ठीक है यहाँ शादी होकर आई। बस मेरे हस्बैंड से जब मैं मिली पहली मुलाकात में तो बस यही कहा था, एक ही शर्त रखी थी कि आपसे मैं यस तब करूंगी जब आप मुझे जॉब करने दोगे। जी, वो सपने कहीं ना कहीं पनप रहे थे जी। और आप बिलीव नहीं करोगी, मेरे फादर इन लॉ, बहुत अच्छी फैमिली में आई हूँ मैं, लेकिन सिंगल फैमिली से जॉइंट फैमिली में आना, यू कांट बिलीव किस तरह से आप मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। घूंघट प्रथा थी, कहने को बहुत बड़ा घर है, बहुत कुछ अच्छा सब कुछ, लेकिन प्रथाएं तो पुरानी यहाँ। सबसे पहले आते ही मेरे फादर इन लॉ सेक्रेटरीट में थे, फाइनेंस मिनिस्टर के सेक्रेटरी थे। तो उन्होंने आते कि बेटा घूंघट नहीं लेना, हटाइए। अच्छा, तो सबसे पहले उन्होंने, और उनको पता था कि राखी को जॉब करना, उन्होंने डेज में ही मेरी जॉब के लिए एक फॉर्म कहा कि बेटा इसको फिलअप करो, ऐसा ऐसे है वैकेंसी, और मेरी जॉब लगवा दी। बस राखी के तो पर निकला। क्या जी। फिर धीरे धीरे मैंने यहाँ पर जब देखा कि यहाँ वो एक बार वीणा कैसेट्स का ये और दूरदर्शन में एंकर की जरूरत है, एक सी स्कीम हमारे घर के पास सी स्कीम एरिया में एक न्यूज एंकर की जरूरत है। वो अन्य में देखती थी, छटपटाहट थी ना मीडिया लाइन के अंदर से। तो मैंने वहाँ एक स्टार्ट किया न्यूज रीडर, एज ए न्यूज रीडर मैंने वहाँ पर ऑडिशन दिया। करीबन 350 गर्ल्स थी उसमें, 350 गर्ल्स, उसमें से मेरा 60 का सिलेक्शन हुआ। 60 में से लास्ट तक 2 रह गई थी जो पढ़ने वाली, जो बेस्ट थी। वन ऑफ द देम राखी शुक्ला वहां पर रेगुलर पढ़ती। क्या होता था, सिटी चैनल की मैं पहली एंकर हूँ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की, अगर आपको क्या बात है, क्या बात। यस। तो वहां पर बस ये न्यूज पढ़ने पहले ये होता था कि कुछ नहीं मिलता था, लर्न करके बोलनी होती हेडलाइंस। कैजुअलिटी जी, पहले टीपी नहीं चला करती थी सामने। 50 रुपीज की न्यूज, लेकिन 3 आवर्स लगते थे उस समय। बट पैसे की कौन परवाह करता, पैसे की कमी थी नहीं, लेकिन जुनून था और मैं काम पर काम करती गई। फिर दूरदर्शन का एक वीकली शो था आवाज राजस्थान की, उसमें मेरे को प्रोड्यूसर ने बुलाया, उसने किया। फिर खबरें खेती की, रेगुलर प्रोग्राम था दूरदर्शन का मंडे टू फ्राइडे, और धीरे धीरे पॉपुलर होने लग गए। एंड तो सारे यहाँ के जितने भी चैनल्स आए सब में मैंने वर्क किया, चाहे भास्कर, चाहे डीजीओ, चाहे एचबीसीओ। और फिर मेरी एक टर्निंग पॉइंट लाइफ का जो आया मेरी जिंदगी का, वो था ईटीवी राजस्थान जी। उससे पहले मैं 2006 में आ चुकी थी मैं इधर मीडिया लाइन में, और 2000 से मैं दूरदर्शन में आ चुकी थी। वहां मेरा कंटिन्यू चल रहा था सारे प्रोग्राम्स। मैं दूरदर्शन से रेडियो में आई, ये सोचती थी कि आखिर मैं टीवी पर तो आती हूँ, रेडियो में कैसे नहीं आ सकती हूँ मेरे को। फिर 2006 में मेरा न्यूज में सिलेक्शन हुआ था,
हाँ। और फिर तब से 2009 में एफएम में एंड 2009 में ही मैं ईटीवी राजस्थान ज्वाइन कर चुकी थी। वहां पर एक प्रोग्राम आता था संगिनी की एंकर बनी थी मैं, और 2015 तक मैंने काम किया वहां पर। बहुत पॉपुलर शो महिला सशक्तिकरण पर था, और उसमें बड़ा एक प्राउड फील हो रहा है कि उसके मेरी एडी असिस्टेंट रीजनल डायरेक्टर जो थी मनीषा, जो आज मेरा इंटरव्यू ले रही है। तो आपने तो मेरा पूरा देखा है कि किस तरह से मैंने अपनी लाइफ में, और बहुत सारे करीबन 300 अबाउ उस दौरान हमने वो इंटरव्यू किए थे, और खास मुलाकात भी किए, काफी कुछ काम किया। लेकिन एक मेरी पहचान बनी ईटीवी राजस्थान के माध्यम से, और वहीं से महिला सशक्तिकरण का मेरे अंदर का जो जागा हुआ था आर्टिस्ट एंड समाज सेवा एंड सब कुछ और भी जागृत हो गया। क्यों? क्योंकि उसमें हम 3 सेगमेंट लेकर आते थे। एक तो होता था एंटरप्रेन्योर का, एक होता था दामिनी जिसमें सोशल वर्कर को हम ज्वाइन करते थे, और तीसरा एक जनरल जो भी आप वर्क करते हैं उस अकॉर्डिंग। 3 सेगमेंट में हम संगिनी करके, तो उसमें हम तीनों सेगमेंट में अलग अलग तरह की महिलाओं से जब मैं मिलती थी, उनका इंटरव्यू लेती थी, मनीषा आपको तो खुद को पता है, तो उसमें वो महिलाएं कितनी भी सशक्त हो, लेकिन अंदर से वो की वही सब कुछ खाली थी, वही अंदर से प्रेशर, वही अंदर से शोषण, वही अंदर से बहुत स्ट्रेस, और अंदर से ऊपर से आप बहुत एंटरप्रेन्योर है लेकिन अंदर वही हालात। तो मुझे लगने लग गया था उस दौरान। और जो सोशल वर्क वाला आप दामिनी में आप शूट करके लाती थी, ध्यान है ना आपको? जी बिल्कुल। उन बच्चों को देखती थी तो अंदर से लगता था यस इनके लिए कुछ करना है, और वो ही जज्बा, वो जुनून मुझे आगे बढ़ाता गया। और इसी दौरान मैंने बीच बीच में जी टीवी के इसमें सीरियल में काम किया, पक्की हीरोगिरी वो मूवी उसमें भी काम किया, और बीच में डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स, वीओ, बहुत सारे वर्क किए, बहुत सारे। वो कारवां कंटिन्यू चलता रहा। इधर एफएम करती थी, इधर स्कूल 2004 में ज्वाइन किया था। तो एक साथ एक पर्सन 5 जॉब कर रहा था। अपनी जिंदगी को मैंने हर तरह से एंगेज कर रखा था। लेकिन मैं अपने आप को बहुत एनर्जेटिक फील करती थी काम करके, और जिस दिन शो नहीं होता था या जिस दिन मैं कहीं जाती रही थी तो मुझे लगता था आज मैं बहुत अकेली हूँ, लगता है एनर्जी फिनिश। जी। अभी आपने जिक्र करा था महिला सशक्तिकरण का। राखी जी, आपके अकॉर्डिंग महिला सशक्तिकरण क्या है? एक औरत का फिजिकली सशक्त होना, मेंटली सशक्त होना, या फाइनेंशियली सशक्त होना, क्या है महिला सशक्तिकरण? जी, बेहद आसान शब्दों में परिभाषित किया जा सकता है मनीषा इससे कि महिलाएं शक्तिशाली बनती है, जिससे वो अपने जीवन से जुड़े हर फैसले स्वयं ले सकती है, और परिवार और समाज में अच्छे से रह सकती है। समाज में उनके वास्तविक अधिकार को प्राप्त करने के लिए उन्हें सक्षम बनाना ही महिला सशक्तिकरण होता है। यानी वो हर स्तर पे अपने आप को सक्षम बनाए हर तरह से। महिलाएं सशक्तिकरण की जरूरत इसलिए भी पड़ती है क्योंकि प्राचीन समय की अगर हम बात करें तो भारत में लैंगिक असमानता थी और पुरुष प्रधान समाज था मनीषा। महिलाओं को उनके अपने परिवार समाज द्वारा कई कारणों से दबाया गया, उनके साथ कई प्रकार की हिंसाएं हुई, और परिवार और समाज में भेदभाव भी किया गया। और ऐसा केवल भारत में ही नहीं बल्कि दूसरे देशों में भी दिखाई देता था। महिलाओं के लिए प्राचीन काल से समाज में चले आ रहे गलत और पुराने चलन को नए रीति रिवाजों परंपरा में ढाल दिया गया था। और भारतीय समाज में महिलाओं को सम्मान देने के लिए माँ, बहन, पुत्री, पत्नी के रूप में महिला देवियों को पूजने की एक परंपरा रही। लेकिन इसका ये मतलब कहीं नहीं है मनीषा कि केवल महिलाओं को पूजने भर से देश के विकास की जरूरत पूरी हो जाएगी, ऐसा नहीं है। जरूरत है देश की आधी आबादी यानी कि महिलाओं का हर क्षेत्र में सशक्तिकरण किया जाए, जो देश का विकास करके आधार बनेगी। और इसीलिए भारत में कहते हैं ना कि प्रसिद्ध देश इसलिए क्योंकि विविधता में एकता के मुहावरे को हम यहाँ साबित कर सकते हैं जी कि जहाँ भारतीय समाज में विभिन्न धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं, महिलाओं को हर धर्म में एक अलग स्थान दिया जाता है। लोगों की आंखों को ढके हुए बड़े पर्दे के रूप में कई वर्षों से आदर्श के रूप में महिलाओं के खिलाफ कई सारे गलत कार्य में आप समझ ही गए, शारीरिक रूप से मानसिक रूप से जी जारी रखने में मदद कर रहा है। मानसिक अगर हम बात करें प्राचीन भारतीय समाज में
वहां पे भी भेदभावपूर्ण रहा था शुरू से, चाहे सती प्रथा की बात करें, चाहे वधु व्यवस्था यानी कि बाल विवाह, दहेज प्रथा, यौन हिंसा, घरेलू हिंसा, गर्भ में बच्चियों की हत्या, पर्दा प्रथा, कार्यस्थल पर यौन शोषण, बाल मजदूरी, बाल विवाह, तो ये सारी परंपराएं जो थी ये कुप्रथाएं। कारण पितृ सत्तात्मक समाज और पुरुष श्रेष्ठ माना जाना, यही बदलाव करके महिलाओं को अपने अधिकारों के लिए जागृत करना और जो पुरानी कुरीतियां चली आ रही है उसका थोड़ा बदलाव करते हुए जो सही है, मतलब सही सशक्त होना से तात्पर्य ये नहीं कि आप किसी के खिलाफ हो जाओ पुरुषों के, या ऐसा नहीं, लेकिन एटलीस्ट जो पुरुष को अधिकार मिले वो उसका समान अधिकार महिलाओं को भी मिले और उनके साथ कोई शोषण नहीं हो, तो वाकई तभी महिलाएं सशक्त हो सकेगी। और वाकई अब की हिंदुस्तान की अगर हम बात करें तो आज के समय में कह सकते हैं कि महिलाएं सशक्त हो गई है जी। और जो जिस तरह से 2014 से अगर हम बात करें तो जो योजनाएं चली आ रही हैं हाँ। उसमें काफी परिवर्तन आया है। और अगर हम बात करें निर्भया कांड की तो जो इंसाफ अभी मिला है जी, ये इंसाफ आगे के लिए उन दरिंदों के लिए एक तरह से ये चेतावनी है कि अगर उन्होंने ऐसा किया तो उनको फांसी की सजा दी जाएगी। बिल्कुल। राखी जी, आपसे हम जानना चाहेंगे कि समाज के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरा एक ही संदेश है, महिलाएं सशक्तिकरण पर अगर हम बात करें तो सभी महिलाएं आपस में एक दूसरे के बुराइयों को कटाक्ष करती है ना, वो करना तो पहले छोड़े जी। अगर हम सब एक साथ यूनिटी से रहेंगी, आप बढ़ रही हो, अपने आगे साथियों को बढ़ाना है जी, और हम सब एकजुट होकर हिंदुस्तान में बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। और अपने आप को आज का आईटी क्षेत्र जो है उसमें और मजबूत होना जरूरी है। शिक्षित होना तो है ही है, लेकिन जो योजनाएं भी है चल रही है उस पर भी उनको प्रचार प्रसार करना हमारी जिम्मेदारी है। जिस तरह से आपका विश्वविद्यालय, जिस तरह से आप एफएम के जरिए कितना आप लोगों को जागृत कर रहे हैं, मुझे प्राउड होता है आपके जो आपका जो एफएम है इसके जरिए कई लोग इंस्पायर हो रहे हैं। और मैं अपने आप को खुश नसीब समझती हूँ कि मैं भी आज आपसे जुड़ी हुई हूँ और आपके जरिए और एक संदेश देना चाहूंगी, लेकिन कि जिस तरह से हम बात कर राइट टू एजुकेशन की, तो अगर आपके भी विश्वविद्यालय में कहीं आप कुछ आरटीए के जरिए जैसे जो बच्चे हैं आपको लगता है कि इनकी शिक्षा नहीं हो पा रही, योग्य हैं, तो आप वहां पर कम से कम 15 या 20 या जितना भी आप कर सको, आप स्टूडेंट्स के जरिए भी, चाहे उनसे आप थोड़ा हेल्प लेके पेरेंट्स के जरिए थोड़ा सा अगर आपकी ओर से भी इन बच्चों को उनके भविष्य को आप संवार सके तो मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ा सहयोग रहेगा। जी बिल्कुल राखी जी, मैं आपको बताना चाहूंगी कि ज्योति विद्यापीठ महिला विश्वविद्यालय द्वारा ग्रामीण इलाकों की जो छात्राएं हैं वो ऐसी 10 छात्राएं को हम रियायत दे रहे हैं उनकी फीस में, ताकि वो अपनी उच्च शिक्षा हायर एजुकेशन को कंटिन्यू कर सके। वेरी नाइस, ग्रेट ग्रेट। तो वाकई मैं आपके यूनिवर्सिटी को सलाम करती हूँ और यही मैं चाहूंगी 10 से और 20 हो, 20 से 30 हो, ऐसे ही हर विश्वविद्यालय अगर अपना जिम्मा ले ले, एक सोशल वर्क के जरिए समझ लीजिए। और गवर्नमेंट को भी यही कहना चाहेंगे कि इस पर सेंट्रल से ही कुछ योजनाएं ऐसी बने, क्योंकि सिर्फ 14 इयर्स तक की आरटी की जरूरत नहीं होती है, उस बच्चे का असली तो जीवन शुरुआत ही उसी के बाद होता है उसका, तो वहां पर उनकी एजुकेशन पे अगर और भी ध्यान दिया जाएगा, कुछ योजनाएं बनेगी तो मेरे ख्याल से और भी हम परिवर्तन ला सकते हैं शिक्षा के क्षेत्र में। जी राखी जी, हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आपने हमारे साथ इतनी अच्छी अच्छी बातें शेयर करी, हमारे जितने भी लिसनर्स हैं उन्हें मोटिवेट किया, उसके लिए हम तहे दिल से आपके शुक्रगुजार हैं। थैंक यू मनीषा, और यही कहना चाहूंगी, स्टे होम, स्टे सेफ और 2 गज की दूरी बनाए रखिए और सुनते रहिए आपका एफएम। थैंक यू राखी जी, थैंक यू। थैंक्स अ लॉट, थैंक्स। और दोस्तों आइए अब सुनते हैं व्याकुल की आवाज में दिलखुश नगमे। गुस्ताख दिल तेरे लिए बेताब है, जाने जा दर्द जिगर कैसे बयां तुझसे करे दिल बेजुबां।
ये दिल गुस्ताख दिल तेरे लिए बेताब है, जाने जा दर्द जिगर कैसे बयां तुझसे करे दिल बेजुबा। ये दिल घिर के आएगी घटाएं फिर से सावन की, तुम तो बाहों में रहोगी अपने साजन की। गिर के आएगी घटाएं फिर से सावन की, तुम तो बाहों में रहोगी अपने साजन की। गले हम गम को लगाएंगे सनम, आज के बाद तेरी गलियों में ना रखेंगे कदम। आज के बाद तेरी गलियों में ना रखेंगे कदम। आज के बाद लाख मना ले दुनिया, साथ ना ये छूटेगा। आके मेरे हाथों में हाथ ना ये छूटेगा। लाख मना ले दुनिया, साथ ना ये छूटेगा। आके मेरे हाथों में हाथ ना ये छूटेगा। ओ मेरे जीवन साथी, कैसे कटे जिंदगी मायूसियां बेबसी। राहें सभी खो गई, रोशनी दे रोशनी। मैं तो रहता हूँ तेरी राहों में, बेखबर मुझको ढूंढे कहाँ। फिरता रहूं दर बदर मिलता नहीं, तेरा निशान हो के जुदा। कब मैं जिया तू है कहाँ, मैं कहाँ तेरी यादों में खोया रहता हूँ। मुझको डसती है तन्हाइयाँ, फिरता रहूं दर बदर मिलता नहीं, तेरा निशान हो के जुदा। कब मैं जिया तू है कहाँ, मैं कहाँ। उसका हूँ मैं हूँ सीका। 90.4 ज्योतिवाणी सुन रहे हैं आप मनीषा के साथ। और दोस्तों, अब वक्त हो चला है आपसे अलविदा कहने का, लेकिन जाने से पहले आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी। आप प्ले स्टोर पर जाकर जेवी रेडियो भी डाउनलोड कर सकते हैं और वहां पर मेरा प्रोग्राम में आपको हम सभी एक प्लेटफॉर्म देना चाहेंगे, जहां पर आप अपना गाना या अपनी माइम या फिर अपनी कविताएं भी अपलोड कर सकते हैं। हमें आपके द्वारा भेजे गए सॉन्ग्स